हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने डिफ्रेंशिएट किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। आज के लेक्चर हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ और भी डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कि एक आपके सामने दिख रहा है, वो है रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट इज द डिफिनीशन। सबसे पहले डिफिनीशन क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू द पेरेंट मोर और लेस। मतलब कि एक पेरेंट ऑफस्प्रिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑफस्प्रिंग ये ऑफस्प्रिंग जो है गिव राइज करता है ऑफस्प्रिंग्स को, और ये जो है मोर और लेस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर और लेस ये सिमिलर होगा। इसका कारण क्या है, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी बहुत कुछ है। तो ये इसका डिफिनीशन हुआ। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या करा है, एनसीईआरटी ने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे फंजाई के बारे में लिखा हुआ है। फंजाई का सबसे पहला जो है एनसीईआरटी ने डिस्कस करा है कि स्पोर्स के थ्रू, और दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। हम एक एक करके सबको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्स की बात करें तो अगर स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स होते क्या है, स्पोर्स क्या होते हैं। सबसे बारे स्पोर्स, तो स्पोर्स जो हैं दे आर सेल्स। ये एक तरह के सेल्स हैं दैट फंजाई प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ऐसे नहीं कि सिर्फ फंजाई, प्लांट्स भी बैक्टीरिया भी ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एंड दे आर रेसिस्टेंट टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट आर हाई टेम्परेचर, पीएच, एडवर्स क्लाइमेट। दे आर रेसिस्टेंट टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। मतलब कि जब भी आप ऐसे समझ सकते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस, जब भी ऐसा लगता है वो क्या करते हैं, वो स्पोर को प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही हार्ड कवरिंग से, इनका जो आउटर कवरिंग होता है वो बहुत ही टफ और हार्ड होता है, जो कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को रेसिस्ट कर पाता है। और जब क्लाइमेटिक कंडीशन उनके फेवरेबल होते हैं, प्रॉपर मॉइस्चर जब उन्हें मिलता है, तो फर्दर वो फिर से अपना ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ स्पोर्स। तो फंजाई एक तो है स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कैसे करता है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि एक तरह का ये माइसीलिया है। अभी माइसीलिया, हाइफे, इन सब चीज़, इनके बारे में हम अभी आगे बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है। यहाँ पे फिलहाल हम इतना समझते हैं कि जो फिलामेंटस जो फंजाई जो हाइफे होता है, माइसीलिया होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो है क्या होता है, इसमें इस तरह से पार्टीशन होते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन होता है। और फर्दर जो है इस तरह से इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और ये धीरे धीरे जो है एक्सपैंड करते हैं, और फिर से फर्दर ये दूसरे माइसीलिया, एक नए माइसीलिया में एक नए माइसीलिया के रूप में ग्रो कर जाते हैं। तो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि इन फंजाई माइसीलिया ब्रेक्स डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स। देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये माइसीलिया है। ये माइसीलिया जो है ये ब्रेक डाउन कर गया फ्रैगमेंट्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैगमेंट्स बने हुए, ये फ्रैगमेंट्स हुए। अब एक फ्रैगमेंट जो है फर्दर फिर से जो है एक नए माइसीलिया के रूप में जो है ये ग्रो कर गया। तो इट रिजल्ट्स ईच फ्रैगमेंट्स, हर एक फ्रैगमेंट ग्रोज टू न्यू माइसीलिया। तो ये दो प्रोसेस हैं, एक तो वह स्पोर्स के थ्रू, दूसरा फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। माइसीलिया कंसिस्ट ऑफ हाइफे। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि बहुत सारे हाइफे मिलकर एक माइसीलिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पे क्या कहता है, एक है ईस्ट और दूसरा हाइड्रा। नाउ ईस्ट एंड हाइड्रा दे रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, ठीक है। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंजाई, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंजाई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ईस्ट के बारे में डिटेल में। और हाइड्रा क्या है, हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर एनिमल, ये एक तरह का फ्रेश वाटर एनिमल है, ठीक है। इन दोनों में जो है रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है, बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग के थ्रू कैसे होता है हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज करिए ईस्ट की बात करें
तो ईस्ट में बडिंग कैसे होता है इसको हम समझते हैं। ये हुआ ईस्ट का एक, ठीक है, एक सेल है। फर्दर क्या होता है, इसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है जिसको क्या कहते हैं, बड फॉर्मेशन। ये क्या हुआ, ये बड फॉर्मेशन हुआ, बड फॉर्मेशन, ठीक है, बड फॉर्मेशन होता है। और ये जो है यहाँ से अलग हो जाता है, सेपरेट, मतलब यहाँ से जो है ये सेपरेट हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है इनका। और फर्दर जो आगे जो है ये दो ईस्ट में दो ईस्ट के सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। आपने देखा कि ये जो बड था, ये जो बड फॉर्मेशन हुआ, ये अलग डिफरेंट सेल में कन्वर्ट हो गया, ये जो था ये एक डिफरेंट सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ईस्ट में। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है पेरेंट ईस्ट। हमने इसके बारे में 10th में नहीं पढ़ा है अच्छे से, इतना हम यहाँ पे समझ लिए कि यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग होता है। फिर एनसीईआरटी बात करता है हाइड्रा के बारे में, तो सेम प्रोसेस हाइड्रा में भी इसी तरह से जो है बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाद में बर्ड सेपरेट कर जाता है और फिर से एक नए हाइड्रा में हाइड्रा के रूप में वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये हुआ। चलिए, एनसीईआरटी ने तीसरा जो डिस्कस किया है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। तो चलिए प्लेनेरिया की बात करते हैं। तो प्लेनेरिया जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैटवॉर्म, ये एक तरह का क्या है, फ्लैटवॉर्म है। और इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन क्या है, देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये हमारा जो है एक प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 3, मान लीजिए कि इस तरह से ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको हमने क्या किया, कट, ऐसे आपको दिख रहा होगा कटिंग टाइप का, ऐसे कट्स, 3 कट्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे क्लियर कट्स दिख रहे हैं 3। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है सेपरेट 3 इसके डिफरेंट मतलब सेगमेंट्स हो गए। अब ये देखो क्या होता है यहाँ पे बात बहुत समझने की ज़रूरत क्या है कि ये जो हमारा प्लेनेरिया था, सॉरी डायग्राम के लिए, डायग्राम मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो नीचे का पोर्शन जो ये आप देख रहे होगे ये अलग हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। ये फिर से ये जो है रीजनरेट कर जाता है, ये फिर से रीजनरेट कर जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये बीच में है, ये फर्दर जो है ग्रो कर जाएगा, ये भी जो है ये मान लीजिए फर्दर ग्रो कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये तीनों सेगमेंट जो है एक दूसरे, एक नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गए। तो ये पहले तो इसका सेगमेंट ये जो है ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, पहले ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, इसके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स हुए। और फिर फर्दर ये जो है नीचे का जो पार्ट, जो इसका बॉडी पार्ट जो लॉस हुआ था, जो इसका नीचे का जो पार्ट लॉस हुआ था, वो फिर से इसने रीजनरेट कर लिया, इसने रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से उसको मतलब गेन कर लिया। तो रीगेन हो गया, फिर से रीगेन कर लिया इसने, और हमने एक प्लेनेरिया से हमारे 3 प्लेनेरिया जो है प्रोड्यूस हो गए। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रीजनरेशन। तो जब भी ये पॉइंट आए कि इन प्लेनेरिया अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रीजनरेशन, राइट। अच्छा, हमारे बॉडी में भी एक ऑर्गन है जो कि लीवर है। लीवर इज़ अ वेरी यूनिक ऑर्गन। किस टर्म्स में, कि लीवर के अंदर भी रीजनरेट करने की कैपेसिटी, यानी कि अगर एक लीवर को अगर हम 2 पार्ट्स में मतलब कट कर दें तो फिर से वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा और फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ लीवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। एक और टर्म एनसीईआरटी बोलता है कि फंजाई, तो हमने देख ही लिया कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फिलामेंटस एल्गी, एल्गी क्या है, एल्गी एक तरह का लोअर एल्गी के बारे में हम आगे जानेंगे। एल्गी जो फिलामेंटस एल्गी होता है, और द प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेस, मॉसेस इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा। ये सब में भी, इन सब में भी जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे हम इन सब के बारे में डिटेल्स में हमें पढ़ना है कि इनका जो है कैसे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और बाकी जो प्रोसेस हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में आगे हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, बोलता है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म हैं, एक है रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है वो है ग्रोथ। तो एनसीईआरटी कहता है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ बोथ आर सिनोनिम्स।
रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। और वी आर नॉट वेरी क्लियर, हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है अबाउट द यूजेज ऑफ बोथ द टर्म, यानी कि हम क्या यूज़ करें, रिप्रोडक्शन यूज़ करें या ग्रोथ यूज़ करें। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे जो कि बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हो गया या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें बाइनरी फिजन के थ्रू, फिजन प्रोसेस के थ्रू जो है दो डॉटर सेल्स जो है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कहें, ये इसको ग्रोथ कहें, क्योंकि ग्रोथ में भी हमने पढ़ा था कि ग्रोथ इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के नंबर में भी इंक्रीज हो रहा है, और इसके रिप्रोड्यूस करने का सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस भी यही है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी यही है। तो हम क्लियर नहीं है कि हम आखिर यहाँ पे क्या बोले कि ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है। मतलब दोनों सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें समझना होगा कि बोथ आर सिनोनिम्स इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। राइट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन अब बात आती है कि क्या हम इसे डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के का। तो इस पे बात करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे जो हैं स्टेराइल वर्ड एक जो दैट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उन्हें स्टेराइल कहा जाता है। तो स्टेराइल के लिए एनसीईआरटी लिखता है एक म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया, और स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। ठीक, तो इन तीनों के बारे में देखें तो ये सब क्या स्टेराइल हैं, जो कि जैसे जो वर्कर भी है, हम स्टेराइल वर्कर भी, हमें पता है कि वर्कर भी जो है दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल्स भी स्टेराइल होता है। तो अब यहाँ पॉइंट ये है कि अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो ये जो स्टेराइल हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म जो स्टेराइल हैं, अगर इनको देखा जाए तब तो रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो तो फिर नॉन लिविंग हो गए। अगर इनको देखा जाए तब तो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो नॉन लिविंग हो गए। तो फिर हम इस प्रोसेस को जो है इस क्राइटेरिया को हम जो है पूरी तरह से यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं कह सकते। दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर आर सम कॉन्ट्राडिक्शंस। यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन सामने है कि जो स्टेराइल है फिर उनके लिए हम क्या कहेंगे कि क्या वो लिविंग नहीं है, जबकि लिविंग है, वर्कर भी लिविंग है, म्यूल्स लिविंग है, ह्यूमन कपल्स जो स्टेराइल है वो लिविंग नहीं है। तो ये पॉइंट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन था, इसलिए इसको हम जो है डिफाइनिंग फीचर के रूप में नहीं लेते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। अब इस पे हम देखेंगे। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म की बात करें तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन होता है द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड बॉडी। क्या लिखा, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड बॉडी। ठीक है, तो जो यहाँ पे टर्म हम फोकस कर रहे हैं सम और केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं अगर उन सबको सम अप करें तो उसको ही क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म को समझिए, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल वंस, यानी कि कंस्ट्रक्टिव। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझे तो कंस्ट्रक्टिव, और इसे क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव। यानी कि ऐसे समझे कि सपोज करिए, ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अमीनो एसिड्स हैं बहुत सारे, ठीक है, अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बीच में जब वो कंबाइन करके एक पेप्टाइड या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं,
प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिल करके प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स भी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम जानेंगे एंजाइम्स क्या है, अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ पे एमिनो एसिड मिल करके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन पर यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे ऐसे समझ ले कि अगर जो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या मिलता है हमें, एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो एक बायोमोलिक्यूल है दैट ब्रेक्स डाउन, और इसके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिल रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, यानी इस रिएक्शन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, यानी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर वंस। क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपलर वन में ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सिंपल मॉलिक्यूल है और जो है ये कंबाइन करके एक तुमको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हुआ एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। और ये जो एनाबॉलिक रिएक्शंस, इसी को एनाबॉलिक रिएक्शंस भी वही होता है, द रिएक्शंस इन विच देयर आर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल वंस, दीज आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन सिंपल वंस। जब ये दोनों सारे रिएक्शंस को जब हम कंबाइन कर दे तो उसे क्या कहेंगे भैया, मेटाबॉलिज्म। तो ये सब मिल करके क्या इनके लिए एक ब्रॉडर टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। एनसीईआरटी सीधे कहता है कि किसी भी एक्सेप्शन के, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म एक डेड बॉडी के अंदर, एक डेड कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। आप देखते होंगे रिस्पायरेशन रुक जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाता है, तो एक तो मतलब ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, और तब कहते हैं कि भैया इसका मेटाबॉलिज्म जो है रुक गया, मेटाबॉलिज्म जो है बंद हो गया। तो मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। एनसीईआरटी एक और लाइन बोलता है, क्या बोलता है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोलता है कि आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि मान लो कि ये एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है, लिविंग सिस्टम है, मान लीजिए हमने सपोज किया कि ये एक लिविंग सिस्टम है। तो लिविंग सिस्टम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये तो हम जानते हैं, यहीं हमने देखा कि एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो अगर उन्हीं रिएक्शंस को हम बाहर यदि लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर करें, सपोज करिए कि ये जो रिएक्शन यहाँ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहा है, तो हम इसी रिएक्शन को, इसी एक रिएक्शंस को हम अगर बाहर जो है लैब में करें, टेस्ट ट्यूब के अंदर करें, तो क्या हम उस रिएक्शन को जो है हम क्या कहेंगे, लिविंग थिंग कहेंगे या नॉन लिविंग थिंग कहेंगे? तो हम कहेंगे नहीं, दैट रिएक्शन इज नॉट लिविंग थिंग और नाइदर नॉन लिविंग थिंग, इधर नीदर नॉन लिविंग थिंग नॉर नीदर लिविंग थिंग नॉर नॉन लिविंग थिंग। वो क्या होगा, उसे कहेंगे हम लिविंग रिएक्शन। अब यहाँ पे एक पॉइंट उठता है कि आखिर हम उसे लिविंग रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है। अगर जो केमिकल रिएक्शन लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, अगर उस रिएक्शन, क्योंकि वो लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है ना, तो अगर उसे हम बाहर लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर या आउटसाइड द लिविंग सिस्टम अगर करते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, लिविंग रिएक्शन करेंगे। तो अभी तक हमने समझा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, और मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। अभी तक हमने ग्रोथ देखा, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, रिप्रोडक्शन देखा, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, लेकिन ये एकदम ये विदाउट एक्सेप्शन हम इसे मान लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फर्दर देखें। तो अब जो है एक टर्म में एनसीईआरटी बोलता है जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, एक सेल है, एक सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर और लाइसोसोम पाया जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इस तरह के डिफरेंट, और भी उसमें जो है आपको अगर देखें तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सब डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल पार्ट्स विद इन द सेल फॉर्म द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स और ये सब कंपोनेंट्स मिलके जो एक अरेंजमेंट का, एक जो अरेंजमेंट है जो इनका, ठीक है, जो टर्म यूज़ करना अरेंजमेंट,
अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट्स है, ठीक है, ये सब, ये अरेंजमेंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये दोनों मिलकर के ये क्या बनाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और एनसीईआरटी बोलता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखा हुआ है, उसके बारे में आप समझेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है द मोस्ट टेक्निकल एंड द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है वो है द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। हमें पता है कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब के सब क्या है, लिव रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कैन सेंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोकैरियोट्स प्लस यूकैरियोट्स, जितने भी ऑल, सब के सब स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं और सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को लेके। जिसके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा है जिसका नाम है, जो कि एनसीईआरटी लिखता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड कैसे समझेंगे, देखिए फोटो पीरियड होता क्या है, हम लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। व्हाट इज फोटो पीरियड, द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जैसे कि हम लोगों ने जो भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर फिक्स होता है कि उनके पूरे डे लेंथ उनके अंदर फिक्स है कि इतना जब उन्हें डे लेंथ मिलेगा और इतना जो है वो नाइट, इतना जो है डार्क पीरियड, इतना लाइट पीरियड, उनका फिक्स होता है कि इतना उनको डार्क पीरियड मिले और इतना उनको लाइट पीरियड मिले, तभी वो जो है मतलब कि उनके अंदर जो है फ्लॉरिंग होगा। जैसे कि सीजनल ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं उनको उतना अमाउंट ऑफ लाइट और उतना अमाउंट ऑफ डार्कनेस मिलना ही चाहिए। तो दैट इज फोटो पीरियड, द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, मतलब कि कितना मतलब डे और नाइट का जो रिलेटिव लेंथ है एक दूसरे को कंपैरेटिव, कितना उनको डे, कितना मतलब कितना जो है डे पीरियड चाहिए, कितना उनको जो है जो लाइट चाहिए, लाइट पीरियड चाहिए, और कितना डार्क पीरियड चाहिए। तो अब एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, ये भी हमने पढ़ा है। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हमने पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि तो फोटोट्रॉपिज्म, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म इज अ फेनोमेनन दैट इज डिफाइंड एज ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। जो आपने देखा होगा, एग्जांपल देखा होगा, जैसे हमने ऐसा पढ़ा था जूनियर क्लासेस में कि जैसे ये जो सन का जो लाइट जो लाइट के तरफ जो है कुछ प्लांट्स का जो है वो मूवमेंट हो जाता है, प्लांट्स जो है लाइट के तरफ मूव कर जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। लाइट के तरफ उनका जो है मूवमेंट हो जाता है, तो दे एक्चुअली दे ग्रोथ, नॉट मूवमेंट, हम उसे कहेंगे ग्रोथ, द ग्रोथ टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, वो सनलाइट की तरफ ग्रो कर जाते हैं या फिर अवे फ्रॉम लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक। और फोटो पीरियड को जो है एनसीईआरटी एनिमल्स में भी बोलता है, जैसे कि उसका एग्जांपल है, जैसे कि हम कह सकते हैं आपको सीजनल ब्रीडिंग इन एनिमल्स, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग लॉन्गर डेज, ये सब एग्जांपल है फोटो पीरियोडिज्म का इन एनिमल्स। ठीक है, तो अब इसमें हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पे कहना क्या जाता है कि जो प्लांट है वो फोटो पीरियड के लिए रिस्पॉन्स करें, लाइट ड्यूरेशन और लाइट और डार्क के लिए जो है वो जो है आपको स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है और सेंस कर रहा है इन्वायरमेंट को। तो दिस ऑल आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट। तो दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक था। अब एनसीईआरटी यहाँ बोल रहा है द कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो
रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुलस के लिए, या फिर जो सेंस कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो हम अगर हम अपने फिंगर्स को अगर इस पेन से टच करें तो हमें एक फील आ रहा है, या फिर हमें हमें फील हो रहा है कि कोई हमें टच कर रहा है। तो दीज ऑल थिंग, दीज ऑल जो हम सेंस कर पा रहे हैं, या फिर जो हमारे लिए समर सीजन आता है तो हमें स्वेटिंग होता है, हम जो है हम ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये सब चीज़ एक हमारा बॉडी का जो है रिएक्शन है टुवार्ड्स आवर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सब कॉन्शियसनेस का ही एग्जाम्पल है कि हम कॉन्शियस हैं, इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, तो हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब के सब इन्वायरमेंट के तरफ, इन्वायरमेंट को लेकर कॉन्शियस होते हैं। ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलता है कि ठीक है, कॉन्शियसनेस, एक और टर्म एनसीईआरटी यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है। एनसीईआरटी कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्शियसनेस होता क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली द एबिलिटी टू चेंज। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एबिलिटी टू चेंज द कंडीशन, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेंस ऑफ अवेयरनेस। देखिए, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कुछ हद तक, अप टू ए लिमिट, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कंडीशंस अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, यानी समर सीजन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम रूम के अंदर एसी लगा लेते हैं। तो हम एक लिमिट तक अपने कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, एक लिमिट तक हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते। एक डॉग कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता, उसे खुद को ही अडेप्ट करना, वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम कंडीशन को एक लिमिट तक चेंज कर पा रहे हैं। हम जो है एसी लगा ले रहे हैं, हम जो है ठंड के दिनों में हीटर लगा ले रहे हैं, तो हम एक कंडीशंस को, रूम टेम्परेचर को हम इंक्रीज, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो एक लिमिट तक हम जो है चेंज कर रहे हैं। तो ये है एक तरह का सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेंस ऑफ अवेयरनेस है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ये होता है कि ठीक है, एनसीईआरटी लिखता है कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो इसके लिए ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई पेशेंट जो है वो कोमा में है, या फिर उसको हम कह सकते हैं कि वो ब्रेन डेड है। हम जो है हम ब्रेन डेड है, उसके ऑर्गन्स को सपोर्ट दिया जा रहा है, उसके ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर दिए, बाहर से आर्टिफिशियल सपोर्ट उसे दिया जा रहा है, वो ब्रेन डेड है। तो क्या वो इंसान लिविंग नहीं है? उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मानेंगे? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि दैट पर्सन इज लिविंग, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसने अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को, ही हैज लॉस्ट हिज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो अगर सिर्फ हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को मान लें कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर इसको मान ले, तो उस हिसाब से जो पेशेंट कोमा में है, या फिर जो नहीं, जो ऑर्गेनिजम्स, जैसे मान लीजिए कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट है, तब तो वो डेड है। इसलिए इस फीचर को हम नहीं कहेंगे, इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, बट कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है। क्योंकि कॉन्शियसनेस, सब सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, सब के सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। अब जो है आगे एनसीईआरटी को फॉलो, एनसीईआरटी में आगे हम जब एक और आगे हम और बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखता है कि अगर एक टिश्यू है, ठीक है, तो ये टिश्यू कैसे बना होगा? डिफरेंट सेल्स के थ्रू बना होगा। बहुत सारे सेल्स मिल करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ये हम बात जानते हैं। इसके बारे में आगे हम हायरार्की देखेंगे। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन किए, राइट, ऐसे टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिए, जैसे कि नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ऐसे बहुत सारा टिश्यू का फॉर्मेशन किए। अब एक टिश्यू का एक अपना जो है प्रॉपर्टी होता है, हर एक टिश्यू का अपना प्रॉपर्टी होता है। मस्कुलर टिश्यू का अपना प्रॉपर्टी है, नर्वस टिश्यू का अपना प्रॉपर्टी है। तो क्या ये प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर पाया जाएगा? ये पॉइंट। या फिर हम बात करें इन सेल्स की ही बात करें, हम सेल्स की बात करें, तो सेल्स किसके बने हुए हैं? दे आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
बहुत सारे मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इंटरेक्शन के कारण सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और सेल जो है वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो क्या सेल का जो प्रॉपर्टी है वो उसके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। दिस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी जो टिश्यू में पाया जा रहा है, इट इज़ ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल आपस में इंटरैक्ट जब कर रहे हैं, उसके कारण ये जो है प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है। बहुत सारे मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत सारे जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जब मिलकर आपस में, लिपिड, ये सब मिलकर जब आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, तब जाकर के जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि सेल में पाया जा रहा है, डिफरेंट सेल्स में पाया जा रहा है। तो दीज प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू इंटरैक्शन एट द लोअर हायरार्की लेवल। लोअर लेवल पे जो मॉलिक्यूल जो भी हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस के कारण ये प्रॉपर्टी आ रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या कहता है यहाँ पे वर्ड जो कि सबसे फेमस, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो हो गया इंटरेक्शन। तो प्रॉपर्टी अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन। ठीक है, हम ऐसे समझेंगे कि प्रॉपर्टीज अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हायरार्की लेवल पे देखेंगे कि आगे जो है इंटरेक्शंस के थ्रू और भी हम आगे देखेंगे इसमें क्या है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इसको लेके। अब एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करता है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, पहला सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दूसरा जो कि है सेल्फ रेगुलेटरी, और तीसरा जो कि है आपको इवॉल्विंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटरी एंड इवॉल्विंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम हमारे ह्यूमन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन प्रोसेस, रेप्लिका बन रहा है, सेल्स के कॉपी, डीएनए जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बन रहा है, तो ये टर्म यहाँ पे हो गया। ठीक है, दूसरा जो सेल्फ रेगुलेटरी, हमारा जो सिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम, वो सेल्फ रेगुलेटरी, खुद से ही रेगुलेट करता है अपने सिस्टम को। आप देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें, ये सब आपस में खुद को रेगुलेट कर रहे हैं, सारे सिस्टम अपने आपस में खुद को रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेटरी है। ठीक है, इवॉल्विंग, हम इवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हम देखें कि अगर हम इवोल्यूशन के प्रोसेस को देखें तो ऑर्गेनिजम्स दे आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। ठीक है, ग्रेजुअल उनमें चेंज आ रहा है, धीरे धीरे वो इवॉल्व कर रहे हैं। नए ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स जो है वो वेस्टिजियल हो गए, काम करना बंद कर दिए। कुछ ऑर्गन्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के ही इवोल्यूशन के प्रोसेस को अगर ट्रैक करें, देखें तो हम जो थे पहले जो था, हमें पता है कि हम झुक के चलते थे, धीरे धीरे हमारा जो है बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होने लगा, तो वी आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सब, ये एक तो प्रॉपर्टी सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी, इंटरैक्टिव, यानी कि इंटरेक्शन, उनके अंदर इंटरेक्शन है, सेल्स का इंटरेक्शन है, टिश्यू का इंटरेक्शन है, तो इंटरैक्टिव सिस्टम है। क्या है, इंटरैक्टिव सिस्टम है, और प्लस उसके साथ साथ ये जो है रिस्पॉन्ड करता है टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी बाहर के चेंजेस को, बाहर के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक लाइन एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि अगर हम देखें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, दे ऑल शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब के सब कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। ठीक है, they all share common genetic material, but there are some variations।
ठीक है, देयर आर सम वेरिएबिलिटी टू वेरिंग डिग्री, देयर आर सम वेरिएशन। जैसे कि हम सब में जो है जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, तो हम सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो ऑर्गेनिज्म पास्ट में थे, जो अभी हैं और जो फ्यूचर में आएंगे, सबका जेनेटिक मटेरियल एक कॉमन है, सब कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर कर रहे हैं, जो कि डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है, ये सब मिलकर के जो है जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट देयर आर सम वेरिएशंस, जैसे कि अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ अलग तरह के जो हैं कुछ आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जीन्स में वेरिएशंस मिलेंगे। हम यदि एनिमल्स की बात करें तो उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ह्यूमन बींग्स के जेनेटिक मटेरियल कुछ वेरिएशन मिलेगा, लेकिन सब के सब एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। पास्ट भी करेंगे, प्रेजेंट में भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करा। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि डिफरेंट डिफाइनिंग फीचर को डिस्कस किया। जैसे सबसे पहले हमने जो है रिप्रोडक्शन को देखा, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन समझा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। फिर हमने जो है देखा कि जो आपको जो है स्टिमुलस के बारे में बात किया, इंटरेक्टिव सिस्टम के बारे में बात करी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये आपको जो है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स के बारे में बात की, फोटोपीरियडिज्म के बारे में बात की। तो आज का टॉपिक जो है यहीं तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक, जो नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे, जो शुरू करेंगे वो हम लोग जो है आगे फर्दर इसे डाइवर्सिटी का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।